गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में आज आपको 5th नंबर का जो चैप्टर है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। तो भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जो विरासत है वो किस प्रकार है, कौन उसके रचयिता हैं, उस बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत से ऐसे हुए संशोधन हैं जो विश्व के देशों को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया है। देश विदेश के बीच में जो आंतरिक संबंध है वो सरल बन गए हैं। विश्व के तमाम देश हैं वो एक दूसरे के बीच में उनका सहयोग बढ़ा है। नए अभिगम पैदा हुए हैं। सभी राष्ट्र जो विश्व शांति और सह अस्तित्व हैं वो एक तरफ से देखा जाए तो अभिमुख हुए हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुए हैं? तो टेक्नोलॉजी में हुए संशोधन की वजह से। अर्थात हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से संदेशा व्यवहार है, फिर जो और रेल हैं, हवाई मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, इन सब की किस प्रकार से जो ये उपयोगिता बढ़ती जा रही है, जो टेक्नोलॉजियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से एक देश दूसरे देश में व्यापार करने में किस तरह से सरलता होती जा रही है। तो इस प्रकार से सभी जो विश्व के एक देश अनेक देशों के साथ जुड़ता जा रहा है। तो ये सभी किसकी वजह से है? तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संशोधन की वजह से। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भारत के विज्ञान क्षेत्र में जो विरासत है उसके बारे में। तो प्राचीन भारत की विज्ञान विरासत के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि पुराने समय में मतलब कि प्राचीन अर्थात बहुत पुराना समय, तो भारत के महान जो ऋषि थे वो ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत विश्व को दी है। जैसे कि धातु विद्या है, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान हैं। ये अनेक क्षेत्रों में अपने ऋषि मुनियाँ जो हैं, ऋषियों ने हमें महत्तम योगदान दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात मानी गई है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा और तत्व चिंतन में क्षेत्रों में ही योगदान नहीं दिया है, बल्कि देखा जाए तो विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना श्रेष्ठ यानी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अर्वाचीन युग के संशोधन द्वारा पता चलता है कि भारत आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु भी रखता है। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी खोजों में किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के विज्ञान तत्व शामिल हुए ही हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ जानेंगे धातु विद्या के बारे में। तो प्राचीन से ही भारत के जो लोग हैं वो धातु विद्या का अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। प्राचीन भारत में धातु विद्या में अद्वितीय सिद्धियां भी प्राप्त की थी। जैसे कि उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो सिंधुकालीन संस्कृति में से जो धातु की नर्तकी प्रतिमा मिली है, तक्षशिला में से जो प्राप्त कुशाल राजाओं के समय में भगवान बुद्ध की प्रतिमा यानी कि मूर्ति मिली, फिर चोल राजाओं के समय में तैयार धातु में शिल्प मिले। चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कला में देखा जाए तो नृत्य कला में जो महादेव नटराज हैं उनका शिल्प मिला है। धनुर्धारी राम का शिल्प प्राप्त हुआ। कलात्मक देवी देवता, पशु पक्षी, फिर सुपारी काटने का जो सरोता होता है यानी एक प्रकार का औजार होता है, वो सारी चीज़ें धातु विद्या में गिनाई जा सकती हैं। ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये धातु शिल्प बनाने की जो परंपरा है वो 10वीं से 11वीं सदी से ही शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो किस प्रकार से प्राचीन से ही भारत के लोग धातु विद्या में अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं तो वो बताया गया है। अब यहाँ देखा जाएगा रासायनिक विद्या। तो रासायनिक विद्या जो है उनके जो मतलब मैन माने जाते हैं नागार्जुन जी। जो यहाँ पे देखो इनका चित्र दिया हुआ है आचार्य नागार्जुन का, जिन्होंने रसायन शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं ये। तो रसायन शास्त्र जो है वो एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी कि प्रयोग किया जाने वाला विज्ञान। यहाँ विद्या विविध खनिज हैं, पौधे, कृषि के बीज, फिर विविध धातु निर्माण या उसमें जो परिवर्तन आते हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से जो औषधि वगैरह का निर्माण किया जाता है, इन सब चीज़ों का यहाँ पर समावेश किया गया है। रासायनिक शास्त्रों में नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य जो है नागार्जुन, उन्हें भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। तो ये पॉइंट करना है आपको, नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन भारत रसायन शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथ लिखे थे। आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधि के साथ साथ रासायनिक औषधि में भी अपनी सलाह दी है। इन्होंने यहाँ पर भारे भस्म करके यानी कि पारे की भस्म करके औषधि के रूप में जो प्रयोग की शुरुआत की थी वो इन्होंने ही शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है।
नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग रसायनशाला और भट्टियाँ भी थीं। यहाँ के जो रसायन के जो ग्रंथ हैं वो मुख्य रस, उपरस और 10 प्रकार के विष और इसके अलावा विविध प्रकार के क्षार और धातुओं की भस्म का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। रसायन विद्या की जो उत्कृष्टता, तो धातु में से बनी भगवान बुद्धि की प्रतिमा भी दिखाई देती है, यानी ये बताया गया रसायन विद्या की धातु में से बनी हुई बुद्ध भगवान की मूर्ति बताई गई है, जो बिहार के सुल्तानगंज में से मिली थी। और इस मूर्ति की जो ऊंचाई बताई गई है तो वो ताम्र मूर्ति है, जो 7.5 फुट ऊंची बताई गई है और उसका जो वजन है वो 1 टन वजन बताया गया है। जबकि नालंदा से जो मिली बुद्ध जी की जो मूर्ति है वो 18 फुट ऊंची बताई गई है। इससे अधिक आश्चर्यचकित जो बात है वो ये बताई गई कि उदाहरण दिया जाए तो वो 7 टन उसमें वजन मिला है और 24 फुट ऊंचा विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने दिल्ली में करवाया था। और आज तक सबसे मेन बात इसमें ये बताई गई कि आज तक वह जो स्तंभ बताया गया है, लोहा का स्तंभ, वह धूप में, छाँव में या बरसात में रहने के बाद भी वह लोहे के स्तंभ पर जंग नहीं लगती। ये भारत की रसायन विद्या का एक उत्तम उदाहरण बताया गया। देखो यहाँ आपको ड्राइंग दी हुई है, ये रहा वो स्तंभ, लोहा का स्तंभ ये बताया गया है, जो मतलब ये बताया गया कि धूप हो, बरसात हो या छाँव हो, इसमें कभी जंग नहीं लगती। जबकि हम जानते हैं कि लोहे में जंग जल्दी लगती है, पता है ना, बरसात के मौसम में लोहे की कोई भी वस्तु हो तो उस पर जंग लग जाती है। पर यहाँ पे ये मैन बताया गया है कि यहाँ धूप, छाँव, बरसात कुछ भी हो, उसके पश्चात ये लोहे पर जंग लगती नहीं है। इसलिए ये भारत का एक रासायनिक विद्या का उत्तम, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण बताया गया है। फिर हम यहाँ देखेंगे वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा। तो प्राचीन काल से भारत ने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। भारतीय वैदिक शास्त्र के महान प्रणेता जो हैं वो महर्षि चरक, महर्षि सुषुप्त और वाग्भट हैं, जिन्होंने अपने संशोधन से यहाँ वैदिक शास्त्र में उत्तम शिखर, यानी कि पहाड़ों जैसी उत्तम शिखर प्राप्त किए हैं। जहाँ हम देखेंगे महर्षि चरक के बारे में कि महर्षि चरक जो हैं वो चरक संहिता नाम के ग्रंथ 2000 से भी अधिक वनस्पति और औषधियों का इन्होंने इस ग्रंथ में वर्णन किया है। महर्षि सुषुप्त जो हैं वो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा है, ऐसे धारदार साधनों का उपयोग किया है इन्होंने, जिससे सिर के जो बाल हैं उसको खड़ा चीर कर 2 भाग कर सकते हैं। अब सोचो सिर का बाल कितना पतला होता है, उसमें भी इन्होंने बताया है कि ऐसे उसे बालों को खड़ा करके चीर के उसके भी 2 भाग किए जाते हैं। इस प्रकार से उसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। फिर वाग्भट के बारे में बताया, वाग्भट एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्य संहिता ने तीनों ग्रंथ प्रत्येक वेद के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी बताए गए हैं। प्राचीन भारत के जो हिंदुओं के औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधि का विशाल संग्रह शामिल किया है, जहां दवा बनाने में बारीक विविधियाँ जो होती हैं वो 7 दवाओं का वर्णन करके तथा दवा का उपयोग हेतु सूचना दी है। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ औषधियों में किस प्रकार दवा बना के बारीक जो विधियाँ बताई गई उससे दवाओं का वर्णन किया गया है, जहाँ दवाओं का उपयोग हेतु सूचना द्वारा की गई है। वे प्याले का आकार जो है, आकार का पट्टा बांध कर खून का परिभ्रमण रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्याले के आकार का पट्टा बांधना, ठीक है, उस पट्टे से क्या कर सकते हैं, खून का परिभ्रमण, यानी खून जो घूमता है, चलता फिरता है ना, यानी शरीर के अंदर, तो इस प्रकार से उसे रोक कर शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। इसके अलावा पेड़ू, मूत्राशय, हार्निया, मोतियाँ, पथरी, बंघर आदि जो शल्य चिकित्सा भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया जो टूटी हड्डियाँ होती हैं, तो जो हड्डियाँ टूट जाती हैं उसको भी व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं ना आज के समय में, वो। फिर शरीर के प्रविष्ट बाहरी पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल सकें। टूटे हुए जो नाक है या कान है उसकी चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। यानी ये सोचो, यानी प्लास्टिक सर्जरी हम आज के समय में हमें पता है कि प्लास्टिक सर्जरी होती है, लेकिन ये पहले के समय में भी बताया गया है कि किस प्रकार से नाक या कान किसी भी प्रकार से अगर कोई टूटा हुआ तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। मोम के पुतले या मृत शरीर की जो शल्य चिकित्सा थी उसके द्वारा
ये लोग विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देते थे, यानी विद्यार्थियों को सिखाने के लिए क्या किया करते थे, मोम का पुतला या फिर जो मरा हुआ शरीर होता था उस पर ये लोग अपनी यानी प्रवृत्तियाँ जो होती थी वो प्रवृत्तियाँ करके यहाँ विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष यानी कि सामने देखकर उन्हें ज्ञान दिया करते हैं। जैसे आज के समय में उदाहरण लिया जाए तो जो लोग डॉक्टरी करते हैं तो डॉक्टर में ऑपरेशन वगैरह जो सीखा जाता है, तो जो न्यू डॉक्टर होते हैं उन्हें सिखाने के लिए जो हमारे सीनियर डॉक्टर होते हैं वो लोग उन्हें सिखाने के लिए ऐसे पेशेंट लेते हैं, यानी मरीज वगैरह जो होते हैं उन मरीजों को, मृत मरीज के ऊपर वो लोग इस तरह का कार्य करके उन्हें सिखाते हैं कि किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये लोग भी पुराने के समय में मोम का जो पुतला होता था या जो मरे हुए शरीर होते थे उस पर ये लोग शल्य चिकित्सा अपने विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान देते थे। प्रस्तुति के समय में कठिन जो ऑपरेशन से भी वे हिचकिचाते नहीं थे। इसी तरह से वे स्त्री और बाल रोगों के भी विशेषण थे, यानी उनके बारे में भी उन्हें रोगों को मिटाने में उनकी क्षमता थी। वे रोगों के कारण और चिन्हों का वर्गीकरण करके उनका निदान करते थे। रोग मिटाने के बाद वो परहेज भी रखवाते थे। हाँ, ये हम कहते हैं कि जैसे अभी आज के समय में भी डॉक्टर दवाई देख कर परहेज करवाता है ना, कि जैसे कोई भी बुखार आए या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है हमें, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाकर दवाई करवाते हैं, तो वो दवाई देता है, उसके बाद वो परहेज करने के लिए देता है। जैसे कि हल्का खाने के लिए कहेगा, फिर खट्टा खाने के लिए मना करता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि पुराने समय में भी ये सब था, तो यानी कि यहाँ पे रोगों का निवारण करने के बाद उसे वहाँ परहेज करवाया जाता था। प्राचीन समय में प्राणी रोगों का शास्त्र भी विकसित था। तो यहाँ प्राणी के रोग यानी कि प्राणियों में भी जो रोग होते थे उनका भी शास्त्र विकसित हुआ, यानी उनकी भी किस प्रकार उनको भी रोग से मुक्त किया जाता था। तो अश्व यानी घोड़ा, हस्ती यानी हाथी के रोग पर ग्रंथ लिखे गए थे, जिनमें हस्ती आयुर्वेद और शालिहोत्र का अश्वशास्त्र बहुत ज़्यादा प्रख्यात बताया गया है। जिसमें से जो हस्ती आयुर्वेद वो हाथी के ऊपर है और अश्वशास्त्र जो बताया गया है वो घोड़े के ऊपर यहाँ बताया गया है लिखा हुआ। वैदिक शास्त्र के विधान जो वाग्भट हैं उन्होंने निदान शास्त्र में अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथ जो रचकर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान दिया है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज हम यहीं तक रखेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है गणित शास्त्र, वो हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला भाग जो है उससे आपको इस चैप्टर की पूरी जानकारी मिल सके। थैंक यू।